हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे, आप सबको पता है कि हमारे जब भी हम नर्सिंग में एडमिशन्स लेते हैं तो हमारे पास हमारे केस प्रेजेंटेशंस होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, नर्सिंग केयर प्लान होते हैं। वैसे ही अगर हम जीएनएम की बात करें तो हमारे पास थर्ड ईयर जीएनएम में केस बुक आती है ओबीजीवाई के अंडर फिल करने को। सेम वैसे ही अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी फोर्थ ईयर में हमारे पास ओबीजीवाई के अंडर केस बुक आती है भरने को। और अगर हम एमएससी में एडमिशन लेते हैं और अगर हमारी स्पेशलिटी जो है ओबीजीवाई है तो हमारे पास सेम केस बुक भरने को आती है जिसमें एएनसी पीएनसी सब केसेस आते हैं। तो उसमें से ही आज हम एक केस एएनसी फॉर्मेट की बात करेंगे कि एक्चुअल में एएनसी फॉर्मेट को कैसे भरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं इस चीज़ में कि कैसे एएनसी फॉर्मेट को भरना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, देखिए एंटीनेटल केस है, आपके पास ऐसे एक फॉर्मेट रहेगा, केस बुक में एक फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट पेज जो आएगा वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमें भरना है हॉस्पिटल का नेम। फॉर एग्जांपल जो भी आपके हॉस्पिटल का नेम है वो हमें वहाँ पे फिल करना है। फिर हमें फिल करना है डेट ऑफ बुकिंग। डेट ऑफ बुकिंग में हमें फिल करना है कि मदर ने अपने एंटीनेटल केस को कब उसकी डेट ऑफ बुकिंग हुई है। फिर उसके बाद हमें उसमें फिल करना है रजिस्ट्रेशन नंबर की। हॉस्पिटल की फाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, तो क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है मदर का। अब चलते हैं हम एंटीनेटल हिस्ट्री कलेक्शन। आप सबको पता है कि एंटीनेटल पीरियड कौन होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस पीरियड को, उस फेज को एंटीनेटल फेज बोला जाता है। जब जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी रहती है तो उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे उसको डिवाइड किया जाता है और उसको एंटीनेटल पीरियड का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम भरेंगे नेम ऑफ पेशेंट। नेम ऑफ पेशेंट कुछ भी हो सकता है, श्रीमती XYZ, मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो श्रीमती आप आगे कुछ भी उसका जो भी नाम है, गीता, सीता, वो आप वहाँ पे फिल करोगे। वाइफ ऑफ, अभी उसके यहाँ पे हस्बैंड का नाम आएगा, वाइफ ऑफ, ठीक है। जो भी उसके हस्बैंड का नाम है, मिस्टर वरुण कुमार, मिस्टर अरुण कुमार, मिस्टर जो भी उसके हस्बैंड का नाम है। फिर एज आएगी, एज किसकी आएगी, जो भी मदर है, एंटीनेटल जो फीमेल है उसकी एज कितनी है, उसकी एज 23 ईयर्स है, 24 ईयर्स है, 25 ईयर्स है। उसका रिलीजन क्या है, जो भी उसका रिलीजन रहेगा XYZ वो हमें यहाँ पे फिल करना है। उसकी एजुकेशन कितनी हुई है, वो 12th पास है, उसकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर शी इज़ डूइंग एनी जॉब तो हमें फिल करना है कि उसकी जॉब क्या है, ठीक है। जैसे वो टीचर है, वो डॉक्टर है, जो भी वो है। और ड्यूरेशन, फिर और अगर वो कोई भी जॉब नहीं करती है तो हम हाउस वाइफ भी वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, हमने पेशेंट, अगर पेशेंट की फाइल पे लिखा है देन ओके, अगर नहीं लिखा है तो हमने पेशेंट को पूछना है कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया, तो वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज हमने फिल करनी है। 1 ईयर 2 ईयर वो उधर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज में हमें फिल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेस। एड्रेस जो भी पेशेंट का एड्रेस है घर का वो हमें फिल करना है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसमें क्या भरना है। अब आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेजेंट होता है जो अभी चल रहा है, तो अभी की जो प्रेगनेंसी चल रही है उसकी क्या हिस्ट्री है वो हमें फिल करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमें कैसे फिल करना है कि पेशेंट वाज एडमिटेड विद हिस्ट्री ऑफ, पेशेंट जो है वो एडमिटेड हुआ विद हिस्ट्री ऑफ 38 weeks plus 3 days of amenorrhea, presented with chief complaint of pain in abdomen relating in nature in epigastric region। कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कि कोई भी पेशेंट है वो एडमिटेड हुआ है, और एडमिटेड हुआ है तो उसमें हमें ये भी बताना है यहाँ पे कि वो कितने वीक की प्रेगनेंसी है। जैसे 38 वीक प्लस मैंने बोला 3 डेज, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसकी क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमें आता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री मतलब मदर की जो ग्रेविडा है, G स्टैंड करता है ग्रेविडा, P स्टैंड करता है पैरा, A स्टैंड करता है एबॉर्शन और L स्टैंड करता है लीविंग। तो G जो है ग्रेविडा मतलब
ग्रेविडा का मतलब रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविडा क्या रहता है। तो ग्रेविडा का मतलब रहता है कि हाउ मैनी टाइम्स द मदर प्रेग्नेंट, कितने टाइम जो है वो मदर प्रेग्नेंट हुई है। तो जैसे मान लो मदर पहली बार प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमी ग्रेविडा मदर। तो जी वहाँ पे आएगा 1, क्योंकि मदर जो है वो पहले टाइम प्रेग्नेंट है। अगर जी 1 आ रहा है तो पी का मतलब रहता है पेरिस। पेरिस मतलब उसने कितने वाइएबल बर्थ दिए हैं, कितने लिविंग बच्चों को उसने बर्थ दिया है। तो अगर G1 है, मदर पहली बार प्रेग्नेंट है और अभी एंटीनेटल पीरियड में है, तो उसने एक भी बच्चे को बर्थ नहीं दिया रहेगा, तो P0 एबॉर्शन उसको पूछना है। बट अगर हम G1 ले रहे हैं तो उसका कोई भी एबॉर्शन नहीं हुआ रहेगा, तो A0 और L कि उसके कितने बच्चे लिविंग हैं, लाइव चाइल्ड कितने हैं उसके, तो L भी अभी तक वो एंटीनेटल में है तो L 0 आएगा। सेम अगर हम बात करते हैं कि मदर जो है, ये तो था मैंने तुम्हें प्राइमी ग्रेविडा का बताया। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मदर मल्टी ग्रेविडा है तो G आएगा 2, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा मतलब वो 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो G आएगा मान लो 2 की वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है। और P में हमने मदर को पूछना है, P करता है स्टैंड फॉर पेरिस कि उसने कितने वाइएबल बर्थ दिए हैं, कि उसने कितने बच्चों को, लिविंग बच्चों को जन्म दिया है। अगर उसके पहली डिलीवरी हुई है, लिविंग बेबी है, तो हम लिखेंगे P1, G2 P1। और एबॉर्शन का हमें मदर को पूछना है कि आपका कोई पहले एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, अगर नहीं है तो A0, अगर है तो A1 A2 जितने भी हुए हैं। और L मतलब उनके जो लिविंग चाइल्ड हैं, कि जो पहले वाला बच्चा है वो उनका लाइव है कि नहीं है, अगर है तो L1 हमें वहाँ पे लिखना है। तो मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को ये समझ गया होगा ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो G ग्रेविडा, P पेरिस, A एबॉर्शन और L लाइव। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ गेस्टेशन इन वीक्स। मदर के पीरियड ऑफ गेस्टेशन कौन सा चल रहा है। जैसे हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की रहती है, हम सबको ये क्लियर है। बट अभी जब मदर हमारे पास आई, हम उसका हिस्ट्री ले रहे हैं, तो वो कौन से गेस्टेशन पीरियड में है, तो वो हमें लिखनी है। जैसे मैंने ऊपर बात की थी 38 वीक्स प्लस 3 डेज, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 38 वीक्स प्लस 3 डेज की मदर हमारे पास है। अब हम नीचे चलते हैं, ये टेबल को केयरफुली समझना है सबने। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी मदर जो है प्राइमी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमारा केस जो है वो प्राइमी ग्रेविडा है। देखो, अगर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मदर प्राइमी ग्रेविडा है तो मतलब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, और हम केस लिख रहे हैं एंटीनेटल केस, तो उसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जो भी उसका बेबी है वो उसके बूम में है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, डेट ऑफ डिलीवरी, प्री टर्म, फुल टर्म, ये सब चीज़ों में आएगा। यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है दैट मदर इज प्राइमी ग्रेविडा, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मदर प्राइमी ग्रेविडा है। ठीक है, वो ये तो हो गया प्राइमी ग्रेविडा का केस। बट अगर मदर मल्टी ग्रेविडा है, उसका ऑलरेडी पहले एक बच्चा है और वो दूसरे बच्चे को जन्म दे रही है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसकी पहली वाली प्रेगनेंसी जो है वो कैसी रही है, नेचर ऑफ प्रेगनेंसी कैसा रहा है, और कंडीशन ऑफ चाइल्ड क्या थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में यहाँ पे हमने लिखना है कि कौन सी प्रेगनेंसी, तो पहली वाली प्रेगनेंसी के इधर हम लिखेंगे G1। डेट ऑफ डिलीवरी, उसकी डिलीवरी कब हुई थी वो वाली डेट मदर को पूछनी है और लिखनी है। जो बेबी था वो प्री टर्म बेबी की डिलीवरी हुई थी या फुल टर्म बेबी की डिलीवरी हुई थी। प्री टर्म मतलब 9 मंथ से पहले हुई थी और फुल टर्म पूरे 9 मंथ पे हुई थी, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि अगर प्री टर्म है तो प्री टर्म के पास टिक करना है, अगर फुल टर्म है तो फुल टर्म के पास टिक करना है। जैसे मान लो कि हमारे मदर है, उसके बेबी फुल टर्म हो तो प्री टर्म के पास हमने डैश कर देना है और यहाँ पे हमने टिक कर देना है। फिर आता है कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर की कंडीशन जो थी प्रेगनेंसी के टाइम में कैसी थी, सही थी या कुछ एबनॉर्मलिटी मदर के साथ हुई थी, तो यहाँ पे हमने फिल करना है। जैसे मान लो हमारी मदर नॉर्मल थी तो द कंडीशन वाज नॉर्मल। हम पुरानी वाली की बात कर रहे हैं जो पहली प्रेगनेंसी है।
नेचर ऑफ लेबर कैसा था मदर का, मतलब नेचर ऑफ लेबर की स्पॉन्टेनियस नेचर था कि नहीं था, ठीक है। तो हम नॉर्मल लेके केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नेचर आएगा मदर का। फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे मदर की डिलीवरी हुई। तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अभी जो हमारी ये अपनी होम डिलीवरी है वो नहीं होती हैं, ठीक है। होम डिलीवरीज अभी कंडक्शन नहीं होती है, तो हम हॉस्पिटल डिलीवरी ही करवाते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ क्या आएगा, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी हॉस्पिटल में मदर की डिलीवरी हुई, XYZ हॉस्पिटल, और जो भी वहाँ की जगह का नाम है। फिर टाइप ऑफ डिलीवरी, कैसी टाइप ऑफ डिलीवरी हुई है मदर की, तो फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हुई है मदर की, ठीक है। कंडीशन ड्यूरिंग लेबर, मदर की कंडीशन लेबर के टाइम पे कैसी थी, तो जो भी कंडीशन थी वो हमें लिखनी है। अब ये इतना खत्म हो गया नेचर ऑफ प्रेगनेंसी। अब आता है कंडीशन ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है अलाइव है, यस चाइल्ड अलाइव है, तो यहाँ पे टिक करना है। स्टिल बर्थ तो नहीं था, तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, स्टिल बर्थ नहीं था क्योंकि मदर का बेबी जो है उसने डिलीवरी हुई है और बेबी भी अलाइव है, तो स्टिल बर्थ पे हमें डैश करना है। सेक्स ऑफ चाइल्ड में मेल है या फीमेल है वो हमें लिखना है। बर्थ वेट कितना है बेबी का, तो जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो रहता है हमारे पास 2.5 to 3 kg, तो हमें यहाँ पे 3 kg लिखना है। जो भी बर्थ वेट रहेगा आपके केस के अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ परप्यूरियम पीरियड जो होता है वो आफ्टर डिलीवरी के 6 वीक तक रहता है, तो वो नेचर ऑफ परप्यूरियम, मतलब परप्यूरियम पीरियड में मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद लेटर हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, अभी की हिस्ट्री, मतलब लेटर हिस्ट्री, बाद में हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड कैसे रही, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो अभी वो मदर का बेबी जो है 3 साल का है, 3 years ओल्ड फीमेल और मेल चाइल्ड अलाइव, हेल्दी एंड इम्यूनाइज्ड, मतलब उस हेल्दी भी और उसको इम्यूनाइजेशन प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है। और रिमार्क में आप दे सकते हो गुड। तो ये इतना हो गया जो उसके पहले वाला था। और G2 अभी वो मिलते हैं, लिख सकते हैं। अब आता है पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यहाँ पे मदर की पूरी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में हमें लिखना है। LMP स्टैंड्स फॉर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। हमने मदर को पूछना है कि उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आए थे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू LMP हमें EDD काउंट करनी है। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो हम कैसे EDD काउंट करते हैं, 9 मंथ ऐड करेंगे और 7 डेज करेंगे कौन सी LMP की डेट में, तो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे EDD। साइकिल का हमें मदर को पूछना है कि उसकी रेगुलर साइकिल है कि नहीं। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है, तो हमें मदर को पूछना है कि वो 28 डेज की है कि नहीं या उससे ज़्यादा है। फिर डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि मदर को पेन तो नहीं हो रही है एट द टाइम ऑफ मेंसेस, वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंट है और नॉट प्रेजेंट, मदर को पूछ के। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमें लिखना है कि मदर की पहले की कोई हिस्ट्री थी या नहीं है। तो जैसे अगर मदर की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो हम लिख सकते हैं नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, और अगर मदर की है तो हम लिख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ जो भी उसको कंडीशन होगी, जैसे मान लो हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म सीन्स जो भी ईयर है, जैसे 2017, 2018 जो भी रहेगा। सेम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री सेम हमें लिखनी है, नो सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर ने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं लिया है पास्ट में, तो वही हमें यहाँ लिखना है, नो हिस्ट्री ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में हमें लिखना है कि मदर की फैमिली में किसी को हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन की, डायबिटीज मेलाइटिस की, या कोई साइकेट्रिक इलनेस की कोई भी प्रॉब्लम, तो अगर है तो हमें वो मेंशन करना, नहीं है तो नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस और एनी अदर साइकेट्रिक इलनेस, ये लाइन हमें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री, मदर की पर्सनल हैबिट्स क्या है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है। तो जैसे अगर मदर स्मोकिंग या अल्कोहल लेती है तो वो हमें मेंशन करना है, नहीं लेती है तो हम लिखेंगे नो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, तंबाकू च्यूइंग एंड बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स आर नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये तो बात हो गई, ये तो हम नॉर्मली कोई भी हमारी केस प्रेजेंटेशन रहती है हम उस सब में भरते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल की, FON की कोई भी हमारी रहती है उसमें हम ये चीज़ें भरते हैं। अब आता है जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने पहले लिखना है कि हाइट ऑफ मदर की हाइट कितनी है, ठीक है। जैसे मान लो 151 सेंटीमीटर, वेट कितना आ रहा है मदर का,
टेम्परेचर कितना है मदर का, पल्स कितनी है, और रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर कितना है मदर का। सिम्टम्स में मदर को कोई पेन है या नहीं है, अगर मदर को पेन है तो कहाँ पे पेन है, डिस्चार्ज कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, अगर डिस्चार्ज है तो लिखना है, नहीं है तो नील करना है, और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो कौन से कलर का, रेड येलो व्हाइट कलर का। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन प्रेजेंट है या नहीं, तो स्कैंटी रिटेंशन, इनकॉन्टिनेंस, पेनफुल है या नॉर्मल है, तो मिक्चुरेशन तो नॉर्मली हमें लिखनी है मिक्चुरेशन की उसको ये अपना यूरिन पास आउट करने की अर्जेंसी हो रही है कि नहीं, दैट इज मिक्चुरेशन। ठीक है, डाइजेशन कैसा है मदर का, हार्ट बर्न होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया है या नॉर्मल है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। कोलिक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है, बाइलरी है, रीनल है, अपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ पे नो कोलिक, मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे रिलेटेड। अदर सिम्टम्स में मदर को ये इनमें से कोई सिम्टम है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जनरल हेल्थ मदर की गुड है, फेयर है या पुअर है, वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है, गुड हेल्थ है, फेयर हेल्थ है और पुअर हेल्थ है। फिर आते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमें ईयर एंड नोज, उसका देखना है हमें कि ईयर एंड नोज से कोई डिस्चार्ज है या कोई परफोरेशन तो नहीं, अगर नहीं है तो नो डिस्चार्ज प्रेजेंट। टॉन्सिल एंड फेरिंग्स में नो टॉन्सिल एंड नो फेरिंजाइटिस। हार्ट में अगर मदर की प्रॉपर हार्ट साउंड है या फिर कोई कार्डिक मरमर तो नहीं है, वो हमें चेक करना है, तो नो कार्डिक मरमर, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। स्प्लीन नॉन पाल्पेबल, यहाँ पे नॉर्मली आएगा कि स्प्लीन नॉन पाल्पेबल है। फिर स्किन में एनल रीजन में या ग्रोइन में कोई रैशेस तो नहीं है, एनल रीजन में कोई हेमरोइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नो हेमरोइड, और ग्रोइन में कोई रैशेस वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद आता है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है लिम्फेटिक, तो कोई एनलार्ज ग्लैंड तो नहीं है नेक या एक्जिला, ग्रोइन और एब्डोमेन में, तो वो हमें मेंशन करना है। फिर आता है एनी अदर साइन एंड सिम्टम, कोई और साइन एंड सिम्टम तो मदर को प्रेजेंट नहीं है, तो नो एनी अदर साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट। उसके बाद आता है टीथ एंड गम। टीथ एंड गम में प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी डेंटल की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें अगर है मदर को तो मेंशन करनी है, नहीं है तो हमें लिखना है नो डेंटल कैरीज। ब्रेस्ट एंड निपल्स में अगर कोई डिस्चार्ज है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि डिस्चार्ज प्रेजेंट और कैसे कलर का डिस्चार्ज है, नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, नो डिस्चार्ज प्रेजेंट। फिर आता है लंग्स। लंग्स का भी सेम नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। लीवर भी सेम पाल्पेबल है और नॉन पाल्पेबल है। बलवा में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। एब्डोमिनल वॉल जो है प्रॉपर है या कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है। और जनरल कंडीशन मदर की कैसी है, उसको कोई एनीमिया की कंडीशन तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है या डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और अगर नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन हमें मदर की मेंशन करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट अभी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ये हम मेनली किस में करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हमारी रहती है। जो हमने पिछला देखा वो सेकंड जो हमने अभी बात की स्लाइड की, उसमें हमने देखा कि वो नॉर्मली हम सबकी हिस्ट्री वैसे फील करते हैं, बट ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट वुमेन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से रहता है। तो सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। तो फीटल मूवमेंट, हमें फीटल की मूवमेंट मतलब फीटल किक जो हम बोलते हैं, फीटल किक सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल किक करना स्टार्ट करता है। तो फीटल किक की मूवमेंट कितनी है, तो नॉर्मली जो है 1 आवर्स में हम 10 मूवमेंट्स लेते हैं, बट वो डिपेंड करता है, कई बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, कई एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। जितनी भी मूवमेंट है वो हमें वहाँ पे लिखनी है, बट ये नहीं कि अगर मदर को उसके लिए हेल्थ एजुकेशन भी देनी, क्योंकि कई मदर्स को नहीं पता रहता है। उसके बाद आते हैं स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस में हम सब ने सुना है लीनिया निग्रा स्ट्राई ग्रेविडम जो है वो स्किन चेंजेस होते हैं, तो वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग, ये सब जो है हम एक एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं जिसमें 4 ग्रिप्स आती हैं, तो उससे हम ये सब डाटा जो है वो हम परफॉर्म करेंगे और ये डाटा यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे डेट आएगी, कौन सी डेट को हमने किया। फंडल हाइट, मदर की फंडल हाइट कितनी है वो लिखनी है। बीक्स कितने हैं, जो जितने बीक्स रहते हैं मदर के सेम फंडल हाइट मदर की आती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है। जैसे 24 सेंटीमीटर आई फंडल हाइट, तो 24 वीक्स, मतलब हमें वीक्स भी कैलकुलेट करना है और फंडल हाइट भी अपनी मर्जी से नहीं लिखनी है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल गर्थ, पूरे एब्डोमिनल की कितनी गर्थ है मदर की वो हमें इंच टेप से मेजर करनी है। फिर आता है प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द फीटस। नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास वो रहती है
नॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारे पास रहती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो हमें देखना है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन जो है हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ही मेनली पता चलती है, एंड इससे पहले बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होती रहती है। और उसके बाद हमें लिखना है पोजीशन ऑफ द फीटस। नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीटस रहती है जिसे लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन एंड राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखनी है, या कोई एबनॉर्मल फाइंड आउट हो रही है तो वो लिखनी है। रिलेटिव साइज ऑफ हेड टू पेल्विस, हेड और पेल्विस का साइज कैसा है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। एडिक्वेट है तो एडिक्वेट लिखना है, इनएडिक्वेट है तो इनएडिक्वेट लिखना है। उसके बाद आता है फीटल हार्ट साउंड पर मिनट। फीटल की हार्ट साउंड कितनी आ रही है पर मिनट में, जैसे 115 ब्रीथ पर मिनट है, 120 ब्रीथ पर मिनट, वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब आता है ट्रीटमेंट, मदर को कौन सी ट्रीटमेंट, अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो उसकी ट्रीटमेंट मदर को ऑब्वियसली दी जाएगी। अगर कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, नॉर्मल मदर की ये है प्रेगनेंसी है, तो हम मेनली मदर को फॉलिक एसिड और अपना कैल्शियम की टैबलेट्स जो है मदर को देंगे। उसके बाद आता है एडवाइस। एडवाइस में हमें क्या करना है, मदर को एडवाइस देनी है कि जैसे लाइट एक्सरसाइज करे मदर, प्रॉपरली बैलेंस डाइट ले, और अगर कुछ मदर की स्पेसिफाइड कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मदर को एडवाइस देनी है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जो भी नॉर्मली लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, डेट लिखनी है कब वो टेस्ट लिया गया है, और कितना उसका लेवल है वो लिखना है। BDRL पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। यूरिन में शुगर और एल्बुमिन प्रेजेंट है या नील है वो मेंशन करना है। HIV पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मेंशन करना है। डेट, ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, यहाँ पे डेट लिखनी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है और RH फैक्टर, ये सब चीज़ें कब चेक की गई है वही डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ब्लड शुगर लिखना है एंड डेट एनी अदर इन्वेस्टिगेशन, अगर मदर की कोई और इनको छोड़ के कोई और अदर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। जैसे USG वगैरह मदर की होती है तो उसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में हमें देखना है हाई रिस्क फैक्टर, और हाई रिस्क फैक्टर्स की मदर है, अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे हम डैश डैश छोड़ सकते हैं। बट हाई रिस्क फैक्टर मदर जो है हाइपरटेंसिव मदर है, या मदर को डायबिटीज़ है, या मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर मदर को है तो हमें वो मेंशन करनी है। जैसे मान लो हाइपरटेंशन की है तो हाइपरटेंशन मेंशन करनी है, मदर को एडिमा है, BP कितना हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और हाई रिस्क स्कोरिंग की उसकी स्कोरिंग कितनी है वो हमें मेंशन करना है। ये है अगर रिस्क फैक्टर है तो उस टाइम हमें मेंशन करना ही है, तो हमें इसको यहाँ पे डैश डैश करके जो है वो छोड़ देना है, या नील लिख के छोड़ देना है। तो ये था हमारा ANC केस का फॉर्मेट की ANC केस जो है हम कैसे फिल अप करते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, और मेरे ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।